हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। मैं गोपाल सर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र की। आज जो टॉपिक हम लेकर चलने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है ये हम देखेंगे। ये जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसी टॉपिक को समझने के बाद हम आगे गॉस के प्रमेय को अच्छे से समझ सकते हैं या गॉस का प्रमेय पढ़ सकते हैं। अगर आप गॉस का प्रमेय समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले विद्युत फ्लक्स समझना होता है। तो विद्युत फ्लक्स तो समझेंगे ही, साथ ही साथ विद्युत फ्लक्स से पहले भी हम एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं। उस छोटे से टॉपिक का नाम है क्षेत्र सदिश। क्या है? क्षेत्र सदिश। तो आज की क्लास की जो हमारी शुरुआत है हम वो करेंगे क्षेत्र सदिश से। तो सुनिए, पहले क्षेत्र सदिश है क्या? ठीक है, एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्षेत्र सदिश मतलब क्या होता है? बोलता है एरिया वेक्टर। बोलता है कि हम जितने भी क्षेत्र लेके चलते हैं या जितने क्षेत्र होते हैं सारे के सारे क्षेत्र एक सदिश क्वांटिटी होते हैं। बोलते हैं सदिश राशि होते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। कैसे होते हैं सदिश? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके दो मायने निकल कर आते हैं भाई। कौन से दो मायने? कौन सी दो चीजें हैं? आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा ही होगा तो आपको मालूम है कि वो दो चीजें क्या हैं। अगर कोई क्षेत्र सदिश है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो दो मतलब हैं। एक, सबसे पहली चीज, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ क्या होगा? परिमाण होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरी चीज, उस जो क्षेत्र है उसका क्या होगा? दिशा भी होगी। तो क्षेत्र सदिश बोलने से ही दो चीजें समझ में आती है कि कोई क्षेत्र है और क्षेत्र का क्या है? अपना एक परिमाण है, एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है? दिशा है। तो चलिए आज का टॉपिक का जो शुरुआत है हम यहीं से करते हैं। हमारे पास में है क्षेत्र सदिश। क्या बोले भाई? क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर। मैंने बता दिया आपको क्या होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर या जो क्षेत्र सदिश है वो क्या होता है? क्या होता है? बोलता है वो जो भी क्षेत्र होता है, बोलता है, या भौतिकी में हम जितने क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं सभी के सभी क्षेत्र को क्या लेंगे? बोलता है सदिश लेंगे। सदिश लेने से अर्थ यही हुआ कि दोनों चीजें आ गई। उसका परिमाण भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, उसकी दिशा भी आ गई, उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो ये चीज हो गई क्षेत्र सदिश। अब देखो, कोई भी क्षेत्र है वो जो देखें अगर हम, तो कोई भी क्षेत्र रहेगा वो दो टाइप का हो सकता है। कैसे दो टाइप का हो सकता है? जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्र, वो दो प्रकार का हो सकता है। कैसे दो प्रकार का हो सकता है? या तो क्षेत्र क्या होगा? बोलते हैं समतली होगा। कैसे होगा? समतली मतलब प्लेनर, ये ठीक है। या फिर कैसा होगा? वो वक्रीय होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। तो ये दो तरह के हमारे पास में एरिया होते हैं। ठीक है, कितने तरह के एरिया हो सकते हैं? दो तरह के। या तो समतली होगा या तो क्या होगा? बोलता है वक्रीय। ठीक है, तो ये दोनों हैं, दोनों के दोनों सदिश होंगे। चाहे वो समतली होगा तब भी सदिश होगा, चाहे वक्री होगा तब भी क्या होगा? सदिश। तो हम एक चीज लेकर चलते हैं। पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, फिर हम दूसरे सरफेस की बात करते हैं। अब जैसे कोई समतली है तो इसको हम दिखाते कैसे हैं? जो समतली है उसको अगर हमको सदिश रूप में दिखाना होगा तो हम उसको दिखाएंगे वेक्टर डीएस। कैसे दिखाएंगे हम? वेक्टर डीएस। मैं सारे फॉर्म इसके बता देता हूं आपको। या डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस, ऐसे भी लिखे मिलेगा कई जगह आपको। या आपको ये जो है, अब एरिया को ए से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, तो ये डेल्टा ए की फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया तो समझ जाना कि क्या चीज है? वो क्षेत्र सदिश है या एरिया वेक्टर है। तो ये तीन तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? दिखाते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बता दिया क्षेत्र सदिश है तो कैसी क्वांटिटी हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो दोनों चीजें हमको देखनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसका परिमाण क्या है और उसकी दिशा क्या है। तो एक प्लेन हम लेके चलते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ समतल बना लिया, प्लेन बना लिया। ठीक है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन का जो एरिया है, ठीक है, वो मतलब उसका परिमाण, वो परिमाण हमने क्या ले लिया? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस जो है परिमाण है, तो डेल्टा एस ये क्या बता रहा है? जो क्षेत्र है उसका क्या बता रहा है?
परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड शो करता है। क्या शो करता है? उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है उसको शो करता है, ठीक है। और दिशा, दिशा कैसी होती है बोलता है, इसकी जो दिशा होती है इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है ये, या पृष्ठ की कैसी होगी बोलता है, अभिलंबवत। ये दिशा है वो कैसे हो जाएगी, पृष्ठ की क्या हो जाएगी, अभिलंबवत। तो दोनों चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, फिर से एक बार सुनिएगा, परिमाण की। परिमाण कैसा होता है बोलता है, परिमाण क्या होता है, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो उसका क्या होगा बोलता है, परिमाण होगा। जो भी उसकी लंबाई रहेगी क्षेत्र की वो उसका परिमाण होगा। और दिशा कैसी होगी, दिशा कैसी होगी, वो क्षेत्र की कैसी होगी बोलता है, अभिलंबवत होती है। क्षेत्र की कैसे होती है, अभिलंबवत। तो देखो मैंने एक सरफेस ले लिया, डेल्टा एस उसका मैग्नीट्यूड हो गया परिमाण, और दिशा मैंने कैसे दे रहे हैं, उस पृष्ठ के अभिलंबवत। अब इसके अभिलंब की दिशा में हम एक एकक सदिश ले लेते हैं। हमको अब क्या करना है, दिशा दिखाना है। तो दिशा कैसे दिखाते हैं, हमें किसी यूनिट वेक्टर से हम शो करते हैं दिशा को। तो ये यूनिट वेक्टर कितना ले लिया हमने, n, एक एकक सदिश ले लिया। तो देखिए ये जो क्षेत्र सदिश मैंने बताया डेल्टा एस, वो कैसे आएगा, यहां डेल्टा एस क्षेत्र सदिश, दो चीजें, सबसे पहले परिमाण डेल्टा एस और साथ ही साथ इसकी दिशा वेक्टर n। बात समझ में आई, डेल्टा एस या वेक्टर डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस इंटू क्या हो जाएगा, n कैप। n कैप उसका जो दिशा बता रहा है उसका इकाई सदिश, ठीक है, ये चीज। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ds इक्वल ds इंटू n कैप। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी क्षेत्र रहता है वो सदिश होता है, उसमें उसका परिमाण, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बोल सकते हैं, उसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, या उसका क्षेत्रफल है, तीनों चीजें हो सकती है परिमाण में, तो वो रहता है। और साथ ही साथ क्या होती है, दिशा। तो परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, ये उसका परिमाण होगा। और दिशा कैसी होगी, वो क्षेत्र के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसकी कैसे होगी, लंबवत होगी। क्लियर, ये हमने एक समतली के बारे में हमेशा याद रखना, डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस या वेक्टर डीएस या वेक्टर ए, ये सब डिनोट करने के, उसको दिखाने के तरीके होते हैं, ये क्षेत्र सदिश होता है। अब बोलेंगे सर ये तो समतली आपने समझा दिया, अगर पृष्ठ वक्री हुआ तो क्या होगा। तो देखो वक्री अगर है पृष्ठ, अगर आपका जो पृष्ठ है वो वक्री है तो कैसे हम इसको लेंगे। तो अगर पृष्ठ अगर वक्री हुआ, देखो वक्री मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, कर्व्ड सरफेस कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता क्या है वक्री। वक्री बोल तो देते हैं हम कर्व्ड है, ठीक है, बोलते हैं ऐसी कोई भी आकृति जब हम किसी बिंदु पर क्या रखें, अपना पेन रखें, स्केल रखें, या अपना जो चौक है, कलम है वो रखते हैं, और बगैर उठाए जो आकृति बना देते हैं वो होता है कर्व्ड सरफेस, वक्री सरफेस होता है। तो ये वक्री सरफेस हो गया। अब यहां मेरे को समतली, हमको सदिश को दिखाना है, तो हम यहां क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा अवयव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। ये एक छोटा अवयव हो गया, इसको हम नाम दे देंगे डेल्टा एस, ठीक है, जिसकी लेंथ या जिसका परिमाण कितना है, डेल्टा एस। सेम वर्क यहां भी करेंगे, इसकी दिशा ये एन कैप बताएगा, और यहां भी एरिया वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन कैप, ठीक है। यहां कोई भी एक छोटा सा आप ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी जो कोई भी अगर एरिया लेते हैं उसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से या अवयव से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इतना सारी चीज बताया, इनका अगर सार देखा जाए, ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात देखें तो यही है कि कोई भी क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, वो सदिश होता है। और सदिश में दोनों चीजें होती है, उसका परिमाण भी होता है और उसका दिशा भी होता है। परिमाण कोई भी वेक्टर है उसका परिणाम, ये जैसे इसका डेल्टा एस, ठीक है, और दिशा कैसे होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत। तो ये वेक्टर एन हमने ले लिया, एक इकाई सदिश। कैसे देखा है, हमने देखा है इसको, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन कैप। ओके, तो ये बात हुई क्षेत्र सदिश की। आगे हम बढ़ेंगे, आगे अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसे हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं हम विद्युत फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, क्या है, कहां से आया, कैसे हुआ, ठीक है, क्या चीज होता है, कैसे ये शब्द बना है। बोलते हैं विद्युत फ्लक्स जो है वो सामान्यतः द्रव गतिकी में यूज किया जाता है। बोलता है जहां द्रवों के हम प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है, जहां हम द्रवों के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं वहां इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। बोलता है कौन से शब्द का प्रयोग, फ्लक्स का। किसका प्रयोग, फ्लक्स का। फ्लक्स का जो मीनिंग है वो मतलब होता है प्रवाह, फ्लो। क्या होता है, प्रवाह या फ्लो। फ्लक्स का मतलब यही है, ठीक है, प्रवाह या फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये प्रवाह या फ्लो क्या चीज है, फ्लक्स क्या है। तो देखिए अगर ये कोई, ठीक है, ये जो हमने बनाया है, ये कोई नली है, ठीक है, 11th क्लास में बहुत पढ़े हैं ऐसा आपने। ये कोई नली है, इसमें कोई द्रव जो है प्रवाहित हो रही है इस तरह से, ये द्रव इसमें से प्रवाहित हो रही है। अब इसमें बोलता है अगर मैं एक रिंग को इसके अभिलंबवत रख देता हूं, कैसे रख देता हूं, एक रिंग को इसके अभिलंबवत रख देता हूं, तो इस रिंग में से होकर गुजरने वाले जो द्रव है उनकी जो संख्या कैसी होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि अभिलंबवत रखा है। अधिक से अधिक द्रव इसमें से होकर क्या होगा, बहेगा। अधिक से अधिक द्रव इसमें से होकर क्या होगा, फ्लो होगा। और अगर हम इसी रिंग को कुछ ऐसा रख दें, देखिए आगे ये वही नली है ना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। अगर हम इसको कैसे भी ऐसे अगर थोड़ा सा बेंड कर दिए, तिरछा रख दिए, तो ये जो प्रवाहित होने वाली द्रव है उनकी संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और अगर मैं इसको कैसे रख देता हूं, ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है उसको अगर मैं ऐसे पृष्ठ के क्या रख देता हूं, समांतर, कैसे रख देता हूं, पृष्ठ के समांतर, तो जो प्रवाहित होने वाली जो द्रव है उनकी संख्या कैसे हो जाएगी, बहुत ही कम। किसमें से होकर प्रवाहित होने वाली, इस रिंग से होकर प्रवाहित होने वाली जो द्रव की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम। तो इतनी चीजों से क्या समझ में आती है, अगर कोई नली है, नली में अगर हम कोई रिंग को नली के कैसे रखते हैं, नली का जो पृष्ठ है उसके कैसे रखते हैं, लंबवत, तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में द्रव क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगर लंबवत के अलावा अगर हमने उसकी पोजीशन कैसे भी बदल दी या कैसे भी चेंज कर दी, तो जो द्रव प्रवाहित होने वाली द्रव है उनका जो मान है उसमें क्या आती है, कमी आती है। देखिए ऐसे रख दी, तिरछा रख दी, मान थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और तिरछा रख दिया, थोड़ा और मान कम हो गया, पूरा का पूरा आप लेके आ गए पृष्ठ के, क्या लेके आ गए, समांतर। कोई द्रव बहेगी क्या, नहीं, कोई भी द्रव नहीं बहेगी। द्रव जो प्रवाहित होने वाले द्रव की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0। ये जो फिजिक्स है उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। आप मन में कल्पना कीजिए, क्या करना है आपको, कल्पना करना है, ठीक है, कल्पना करना है, कल्पना करना है, कल्पना के बारे में नहीं सोचना है, हमको सोचना क्या है, ठीक है, ये चीज आप समझ लो भाई, क्या सोचना है हमको, हमको क्या सोचना है। एक नली है, नली में क्या बह रही है, द्रव बह रही है, ठीक है, वहां द्रव का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब एक रिंग आप परपेंडिकुलर रख दिए, ठीक है, जैसे नली वैसे परपेंडिकुलर, देखेंगे सारा का सारा द्रव उस नली में से होकर बह रहा है। धीरे धीरे उसको झुकाते जाइए, द्रव जो प्रवाहित होने वाली उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ द्रव ऊपर से निकल जाएगा, झुका दोगे, ये है, ये परपेंडिकुलर था, अधिकांशतः इसमें से होकर जा रही थी, झुका दिए, कुछ द्रव ऊपर से निकल गई,
ठीक है, और झुका दिए, बहुत ज्यादा द्रव ऊपर से निकल गई, इसमें से निकलने वाले द्रव की संख्या कम हो गई, पूरा का पूरा झुका दिए तो कुछ द्रव ही इसमें से होकर जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा ऊपर से निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई चीज किसी पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंबत होती है, तो उससे निकलने वाली जो भी द्रव रहे या किसी और की बात करें तो उसकी संख्या क्या होगी, अधिकतम, और जैसे जैसे पृष्ठ के समांतर आ जाएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अब यही चीज होता है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो होता है कहां, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है देखिए, अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे विद्युत क्षेत्र में। तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र में क्या होता है। देखो विद्युत क्षेत्र में यही चीज हमको अप्लाई करना है। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमने आपको बता चुका है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने आपको विद्युत बल रेखाएं बताई थी कि कोई भी धनावेश रहता है वहां से क्या होती है, बल रेखाएं निकलती है, या धनावेश की गति करने का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। ये हमने आपको बताया था। तो ये चीजें अपने माइंड में रखिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखो अब ये विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कैसा है, इसके अभिलंबवत है, तो देखिए इसमें से कुछ विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, कुछ विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो ये जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, इन विद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो चलिए विद्युत फ्लक्स हम समझते हैं यहां परिभाषा से कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बोलते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज आ गई। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया, विद्युत क्षेत्र। अब आपको हमने सारी चीजें पहले क्लासेस थी उसमें समझा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पिछले जो वीडियोस हैं वो जाके देखिए एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, क्लास जो 12th है उसमें अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीजें समझते जाएंगे तब आपको आगे की जो चीजें हैं, आगे की जो क्लास है वो भी क्लियर होते जाएगा। अगर प्लीज ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो आज ही पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पहले की वीडियो जो है शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं वो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर यहां आइए। तो देखो एक विद्युत क्षेत्र ये है, कैसा विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एक समान, बहुत सारी बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। मैंने एक पृष्ठ की कल्पना कर लिया, तो पृष्ठ में देखो कितनी विद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही है, 1 2 और 3, जो इस पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजर रहे हैं। परिभाषा में हमने यही देखा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। क्या बोलेंगे इसको हम, फाई, ठीक है, फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हमने दिखा दिया भाई फाई ई से, ठीक है। तो यहां देखिए डायग्राम में क्या दिखाई देता है आपको, फाई ई, कितनी बल रेखाएं गुजर रही भाई, 1 2 और 3। तो फाई ई का अगर मान देखिए तो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि गुजरने वाली बल रेखाएं कितनी हैं, 3 हैं। तो
देखो पृष्ठ के अभिलंबित होने से अधिक बल रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही हैं। तो परिभाषा देखिए और ये चीज सीख जाइए आप। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके लेकर आता हूं इस टॉपिक पर, ठीक है। परिभाषा अपने दिमाग में रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखते हैं यहां, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात को। मैंने आपको जब विद्युत बल रेखाएं बताई थी, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताया था, तो बताया था अगर विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है, तो वहां से विद्युत क्षेत्र प्रबल होने का मतलब क्या है, वहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होगी, बहुत अधिक होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो वहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होती है, अधिक हो जाती है। वहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अगर विद्युत क्षेत्र कैसा है, दुर्बल है, तो जो विद्युत बल रेखाएं वो कैसी हो जाती है, बताया था, विरल हो जाती है। विरल होती मतलब संख्याएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। अगर विद्युत क्षेत्र कैसा है, बोलता है प्रबल है। विद्युत क्षेत्र अगर प्रबल रहेगा तो जो पृष्ठ रहेगा उसमें से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और अगर दुर्बल हुआ तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हमको सबसे पहला चीज जो सीखने के लिए मिलता है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देते जाइए, ये जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है फाई ई मतलब क्या है, फिर से सुनिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं, मैं बार बार बल रेखा बोल रहा हूं, बल रेखा भी बोलते हैं, मगर आप याद रखना क्षेत्र रेखा से, ठीक है। क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या। एक लाइन में याद करो, कुछ नहीं, केवल क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र की किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। मैंने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है, तो अधिक से अधिक बल रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। हमने देख चुका है ये चीज, ठीक है। अगर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है। अगर दुर्बल है तो विरल हो जाती हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो गई। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो गई मतलब विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यहां जो विद्युत फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पर। फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई। हमने 11th क्लास से यही चीज समझाते हैं सारी बच्चों को कि अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल है मतलब दोनों के मान एक ही अनुपात में होते हैं। अगर विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां जो सबसे पहली चीज समझ में आई कि फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए इधर, अगर ये विद्युत कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें से विद्युत बल रेखाएं, अगर ये कोई पृष्ठ है तो देखिए यहां विद्युत फ्लक्स, कुल बल रेखाओं की संख्या कितने बल रेखाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहां मैं फाई ई देखूंगा तो उसका मान कितना आ गया, 5, ठीक है। और यही विद्युत क्षेत्र है सेम, मगर पृष्ठ मैंने ले लिया छोटा। पृष्ठ क्या ले लिया, छोटा। तो ये छोटा पृष्ठ हो गया तो फाई ई की वैल्यू क्या हो गई, 1। यहां से भी हमको एक चीज समझ में आता है, अगर जो पृष्ठ ले रहे हैं, जो सरफेस ले रहे हैं, वो अगर बड़ा होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। जितना बड़ा क्षेत्र अधिक से अधिक बल रेखाएं उसमें से होकर क्या होगी, निकलेगी। क्षेत्र कैसा हो गया, पृष्ठ कैसा हो गया, छोटा, तो विद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमको यहां मिलती है कि विद्युत जो फ्लक्स होता है फाई ई होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, पृष्ठ एस के। किसके, पृष्ठ एस के, या हम इसको परिमाण के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डेल्टा एस। ओके, तो दो महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहां आपको बताई, फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बताया अगर विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है या ज्यादा हो जाती है। अब विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती है तो इन्हीं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हुई तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है, तो फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई हो जाता है। और दूसरा पृष्ठ के बारे में, अगर पृष्ठ बड़ा है तो अधिक से अधिक बल रेखाएं निकलेगी, अगर पृष्ठ छोटा है तो कम बल रेखाएं निकलेगी। मतलब पृष्ठ के भी क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कौन, विद्युत फ्लक्स। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें। अब यहीं से तो देखिए भाई, दो चीजें हमको यहां मिली। कौन कौन सी दो चीजें मिली, पहला नंबर में फाई ई प्रोपोर्शनल टू हो गया ई, हमने देखा। दूसरा हो गया फाई ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। दोनों को आपस में मिला देंगे तो फाई ई, ठीक है, प्रोपोर्शनल या इक्वल हो जाएगा हमारे पास ई इंटू डेल्टा एस। ठीक है, फाई ई इक्वल हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस। तो यहां देखो विद्युत फ्लक्स अब परिभाषित होने वाली है, ये या इसका फार्मूला निकलने वाला है। फाई ई इंटू हो रहा है, ये डॉट हो रहा है किसके, डेल्टा एस मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, डेल्टा एस। तो यहीं से हम इसका व्यंजक देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो ये एक डायग्राम बना देते हैं। कोई भी मैं एक सरफेस ले लेता हूं, छोटा सा सरफेस, ये एक छोटा सा सरफेस है, पृष्ठ, ठीक है, जिसका जो है जो मान सकते हैं इसका जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो कितना है, डेल्टा एस है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एस है। और इसकी दिशा होती है इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में। इसकी दिशा कैसे होती है, इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। और ये जो पृष्ठ है एक विद्युत क्षेत्र कहां स्थित है, बोलता है ई पर। ध्यान से सुनेंगे ना बात मेरी। एक क्या बनाया मैंने, सरफेस बनाया, कितना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एस। इसकी जो दिशा है वो होगी, ये इस पर खींचे गए किसके, अभिलंब की दिशा में होगी। किसके दिशा में होगी, इसके अभिलंब की दिशा में होगी इसकी दिशा। और यही मैंने बना दिया एक विद्युत क्षेत्र। ये पृष्ठ कहां है, एक विद्युत क्षेत्र ई पर स्थित है। अब ये मेरा पहला डायग्राम बन गया, इतनी चीजें आपको समझ में। एक और मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से, ठीक है। अब यहां जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसमें अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उसको मैंने परपेंडिकुलर दिखाया था। अब ये जो है यहां हम एक चीज मान के चलेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र ई है वो, ठीक है, वो जो पृष्ठ की दिशा है डेल्टा एस, पृष्ठ की दिशा क्या चीज है, डेल्टा एस, ठीक है, उसके साथ में ये जो विद्युत क्षेत्र ई है वो कितना कोण बना रहा है, मान के चलते हैं थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये कितना कोण बना रहा है, उसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब थीटा कोण बना रहे हैं तो ई को हम यहां दो जो समकोणिक घटक है उसमें हम वियोजित कर देंगे। दो समकोणिक घटक में ये दिशा में जो घटक आएगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर ई साइन थीटा। मतलब पृष्ठ की दिशा में जो घटक आएगा वो ई कॉस थीटा और ये पृष्ठ के जो पैरेलल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था जब द्रव वाला उदाहरण दिया, कौन सा घटक जो विद्युत क्षेत्र का है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये पैरेलल वाला, समांतर वाला कि जो लंबवत वाला। मैंने बताया था जब पृष्ठ क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, तो जो द्रव थी उसकी निकलने की संख्या क्या हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो ये घटक तो मान के चलो नेग्लिजिबल है, इसका कोई काम नहीं है। यहां वर्क कौन करेगा, जो घटक कैसे है उसके परपेंडिकुलर होता है। कौन सा घटक, जो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर घटक क्या है, ई कॉस थीटा। क्या आ गया, ई कॉस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर घटक आया ई कॉस थीटा, तो यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखिए कैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। ई की जगह क्या आ गया मेरे पास, ई कॉस थीटा। ई की जगह क्या आ गया, ई कॉस थीटा। और ये जो डेल्टा एस है उसकी जगह डेल्टा एस ही रहा। तो इस तरीके से जो फाई ई की वैल्यू हो रही है वो वैल्यू आ रही है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई डेल्टा एस क्या आ रहा है, कॉस थीटा। देखिए डेल्टा एस को मैंने पहले लिख दिया कॉस थीटा।
ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? आपने क्लास 11th में पढ़ा है, दो जो सदिशों हैं उसका अदिश गुणनफल का फार्मूला होता है। वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहां क्या आ रहा है? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो हम फाइनली फाई ई इक्वल लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। आपको बात क्लियर हो गई होगी, फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने एक पृष्ठ लिया, पृष्ठ का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा एस। मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा एस। और ये पृष्ठ की जो दिशा है, ये डेल्टा एस की दिशा, वो पृष्ठ के कैसे थी? अभिलंबवत। ये विद्युत क्षेत्र ले लिए थे, तीव्रता ई। ये भी परपेंडिकुलर लिया था मैंने फर्स्ट डायग्राम में। अब सेकंड में जब आया तो मैंने मान के चला कि ये जो पृष्ठ है डेल्टा एस, उसके डायरेक्शन से, ठीक है, उससे कितने एंगल पर है विद्युत क्षेत्र की? ई थीटा एंगल पर है। ये मैंने मान लिया। कितने एंगल पर है? जो पृष्ठ है उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो पृष्ठ की दिशा है उसके साथ में, पृष्ठ नहीं, पृष्ठ की दिशा। पृष्ठ की दिशा कैसी होती है? अभी लंबवत। तो उसके साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हमने इसको दो घटकों में बांट दिया, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। तो जो पृष्ठ की दिशा थी डेल्टा एस की दिशा, उसके साथ कौन सा घटक आया? ई कॉस थीटा। तो ई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है ई डॉट एस। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई डॉट डेल्टा एस। ये होता है विद्युत फ्लक्स। यहां से आपको विद्युत फ्लक्स, ये तो परिभाषा देखी हमने, एक और परिभाषा मिलती है कि किसी भी पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और, ठीक है, जो पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये चीज होती है बेटा विद्युत फ्लक्स। अगर आपको सिंपली समझना है, एक लाइन में सीखना है, तो सीख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। अब ई कॉस थीटा क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक होता है जो पृष्ठ के क्या लगता है? अभी लंबवत लगता है। ओके, अभी हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का जो व्यंजक है मैंने निकाल के दिखाया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले परिभाषा में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स जो रहता है किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोले? हमने विद्युत फ्लक्स के बोले। फिर हमने फाई ई, जिससे हम डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स को, उसके हमने व्यंजक निकाला। फाई ई इज इक्वल टू आया वेक्टर ई डॉट डी एस या डेल्टा एस। और फाइनली हम उसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा या ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो देखिए ये हमारे पास आया फाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, या हम इसी को लिखते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां इसकी दो विशेष स्थितियां होती है। सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आएगा स्पेशल केस। सबसे पहला नंबर, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो बोलता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सबसे पहली बात, थीटा बनता कहां है? हमने बताया था आपको ई विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ रहता है उसका जो डायरेक्शन रहता है उस दिशा में बनता है। तो पृष्ठ का डायरेक्शन कहां है? पृष्ठ जो रहता है उसका डायरेक्शन क्षेत्र सदिश से मैंने बताया है कि किसी भी जो पृष्ठ रहता है, जो एरिया वेक्टर रहता है, उसका डायरेक्शन उसके कैसे रहता है? अभी लंबवत होता है, मतलब उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो थीटा बना कि इस वन में मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा, तो 90 डिग्री होगा कहां? ये होगा जो सरफेस है उसके अभिलंबवत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं, रुकिए एक मिनट। पेन, चलिए देखो इधर, इधर देखिए, इधर देखेंगे। ये एक पृष्ठ है। क्या चीज है ये? पृष्ठ, ठीक है। ये जो चौक का जो बॉक्स है उसको मैंने एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। ये पृष्ठ है। पृष्ठ कैसा पृष्ठ? जिसका सरफेस कितना है? डी एस है। सरफेस कितना है बेटा इसका? डी एस है। ये एक पृष्ठ है। अब यहां बोलता है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, बोलता है थीटा इक्वल 90 डिग्री। सबसे पहली बात फिर से एक बार सुनिए, थीटा क्या है? थीटा है विद्युत क्षेत्र ई और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण,
विद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण, ये चीज। तो ये पृष्ठ, मैं कोई भी एक, मेरे पास पेन है, ये ब्लैक कलर की पेन है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये अभिलंब है, ये पृष्ठ का क्या है, अभिलंब है। ये जो रेड कलर की पेन दिखाई दे रही है, ठीक है, रेड कैप वाली जो पेन दिखाई दे रही है, वो विद्युत क्षेत्र है। क्या चीज है ये, विद्युत क्षेत्र। तो ये पृष्ठ, बॉक्स पृष्ठ, ये अभिलंब, ये विद्युत क्षेत्र। तो एंगल किसके मध्य बीच क्रिएट होगा, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री। देखो इधर, ये ऐसे बनेगा, दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा इसमें, ये 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो अब 90 डिग्री होने से देखो क्या होता है, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूं। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो पूरा का पूरा टर्म हो गया बेटा आपका जीरो, वैल्यू हो गई मिनिमम। विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो हो गया जीरो, मतलब वैल्यू हो गई न्यूनतम या मिनिमम, ठीक है। कौन से कंडीशन में, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो देखो हम बोलेंगे कैसे इसको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर से सुनिए, पृष्ठ, ये ब्लैक पेन पृष्ठ पर खींचा गया, अभिलंब जो पृष्ठ का डायरेक्शन बता रहा है, पृष्ठ का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र जो रेड पेन है, विद्युत क्षेत्र। तो ये देखो ऐसे एंगल बनता है अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच, तो इस तरीके से हो गया हमारे पास में। तो ये हो गया पृष्ठ और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। एंगल कितना क्रिएट हुआ, 90 डिग्री। एंगल कितना क्रिएट हुआ यहां हमारे पास में, 90 डिग्री। और ये विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के कैसे आ गया, देखिए पृष्ठ के कैसे दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ से कैसे दिखाई दे रहा है, समांतर। तो बोलेंगे यदि थीटा का मान 90 डिग्री अर्थात विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के कैसे हैं, समांतर है, ठीक है। ये देखो, ये पृष्ठ के कैसे है, समांतर है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 90 लिखते हैं और बोलते हैं समांतर। समांतर एंगल क्रिएट होता है अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच, और बोल रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो थीटा का मान 90 मतलब अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण 90, मगर विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के क्या है, समांतर है। तो इस स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज आ गई। अब इसी में स्पेशल केस 1 आपको समझ में आ गया। यहां आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्या हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो तो ठीक है, जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम या क्या होगा, 0 होगा। अब इसी में हम देखेंगे केस 2, यदि थीटा इक्वल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो हमारे पास फार्मूला है वो बन जाएगा फाई ई। क्या हो जाएगा फार्मूला, फाई ई इक्वल ई डेल्टा एस कॉस 0 इक्वल ई एस। वैल्यू कैसी आ गई, मैक्सिमम, मान कैसा हो गया, अधिकतम। क्या बोलेंगे अब बोलेंगे हम पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की कैसे हो, लंबवत हो। पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहां, लंबवत हो जाएगा, लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये फिर से देखो इधर, ये देखो भाई पृष्ठ, ये ब्लैक पेन, अभिलंब विद्युत क्षेत्र, ये थीटा का मान 0 मतलब अभिलंब और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में, और पृष्ठ के क्या हो गया, लंबवत। तो लिखे हमने कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। अब आते हैं पॉइंट की बातों पर। विद्युत फ्लक्स किसी
विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फाई इजिकल टू देखें, दो चीजों पर विद्युत फ्लक्स निर्भर किया, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसी आधार पर हमने फार्मूला बनाया फाई इजिकल टू ई डी एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा ये, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो फाई ई इजिकल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये हमारे पास में फार्मूला बना। अगर याद रखना, अगर विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के अगर समांतर होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम या 0 होगा। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा। इतनी बातें आप अच्छे से समझेंगे तब आपको गॉस प्रमेय समझ में आएगा। तो इतनी चीजें क्लियर कर लीजिए। पूरे वीडियो को देखने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, जो चीजें देख रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। फिजिक्स है, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, एक बार में किसी को नहीं आएगी। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कीजिए, बुक सामने रखिए, नोट बनाते हुए चलिए, आपको जरूर समझ में आएगी। नहीं समझ में आती कमेंट में बोलिए, मैं फिर से आपको ये चीज दोबारा समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।